उनका जो ग्रेड पे है उससे संबंधित है। दूसरी मांग उनका जो काडर रिव्यू पुनर्गठन का है उससे संबंधित है। तीसरी मांग उनका ग्रेडेशन लिस्ट से संबंधित है और चौथे कैशलेस ट्रीटमेंट से संबंधित है। कोई ऐसा बहुत वैसा मांग नहीं है जो कि अनुचित हो और इस पर भी हम कार्य करेंगे। एक अधिवेशन के स्वरूप में इनके मांगे आती हैं और वो शासन के संज्ञान में भी आती हैं, जिसका निराकरण के लिए प्रयास कराने का हर समय प्रयास किया जाता है। एक अधिवेशन के माध्यम से आपस में सौहार्द का एक वातावरण भी होता है, आपस से एक दूसरे से सीखने का भी एक मौका मिलता है और नई चीज़ें और क्या चीज़ें कहाँ प्रदेश भर में चल रही हैं उसके बारे में जानकारी का भी एक, और अपनी जो स्किल्स हैं, स्किल सेट्स हैं, उसको कैसे और बेहतर किया जाए उसके बारे में भी जानकारी लेने का एक अच्छा एक मौका मिलता है। और उनकी समस्त कार्यकारिणी और सभी इंजीनियर बंधु, अन्य एसोसिएशन से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई। वास्तव में आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है, दिया जाता है। पूरे देश में सिर्फ एक आवास विकास परिषद ऐसा है जो ग्रीन जोन में है, बाकी सब रेड जोन में है और वो आपके घर। आज की तारीख में हम भूमि अर्जन का काम करते हैं, हम भूमि विकास का कार्य करते हैं, हम ग्लोबल सेल का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी पैसे का लोन नहीं है, बल्कि हमारे पास एफडी है। हम इतना लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, अयोध्या कर रहे हैं, बनारस कर रहे हैं, मथुरा कर रहे हैं, प्रयागराज का भी आप लोग ले आए हैं पिछले ही हफ्ते, मिर्जापुर का ले आए हैं, गाजीपुर का ले आए हैं, बलिया भी आपने भ्रमण किया, मऊ का भी आप प्रस्ताव आ गया है, मेरठ का लगा हुआ है। तो जाहिर है कि आप लोग कार्य कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग विभाग भूमि अर्जन का कार्य करता है, अन्य जगह ऐसा नहीं है और ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। और आज तक पिछले 3.5-4 साल मुझे भी हो गए हैं, आपने जितना अच्छा भूमि अर्जन का कार्य किया है, वास्तव में फील्ड में इतना अच्छा राजस्व विभाग भी नहीं कर पा रहा है। उनको आप इंजीनियरिंग का कार्य भी बहुत अच्छा करते हैं। हमारी बनाई गई बिल्डिंगों की लोग प्रशंसा करते हैं कि आवास विकास की बिल्डिंगें बाकी विभागों से अच्छी होती हैं, इनकी सड़कें अच्छी होती हैं। वो हमें बनाए रखना है। बस हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अब हमारी जो प्रतिद्वंदिता है या कॉम्पिटिशन है, प्रतिद्वंदिता शब्द अगर सही ना हो तो वो प्राइवेट सेक्टर से। आप बिल्डिंग कोई बना रहे हैं तो वो कितनी मजबूत है, इसके साथ साथ जो स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं वो उसी के हिसाब से है कि नहीं है। दूसरा, बाहर से भी देखने में कैसा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी भी आज की तारीख में हमारे पास 10,000 ऐसे फ्लैट्स हैं जो नहीं बिके हैं। वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ इशारा करते हैं किसी तरफ। ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरफ कुछ कह रहा हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि हमें कुछ नई तकनीक लेके आना चाहिए। हम प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला कैसे करें, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें नई तकनीक भी अपनाना होगा, नया कुछ सीखना भी होगा। मुझे ये कहते हुए भी हर्ष हो रहा है कि अब हमारे यहाँ ट्रेनिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। नए इंजीनियर्स को 40-40 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, फील्ड का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे उन्हें काफी लाभ होगा। बाकी जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी कुछ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, रिफ्रेशर्स कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आपको अपनी मांगों में ये भी शामिल करना चाहिए कि साहब हमें एक हफ्ते का ये कोर्स कराया जाना चाहिए, ये कोर्स कराया जाना चाहिए, ये कोर्स कराया जाना चाहिए। और विश्वास करिए, हमें कराने में कोई दिक्कत भी नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अधिक सुदृढ़ कर सकें। परिषद के माध्यम से और खासतौर से ऐसे जगह पे जहां पर विगत 30, 40, 50 साल में कोई भी परिषद की कोई स्कीम नहीं आई है, जहां प्राधिकरण एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर बहुत छोटे भी हो सकते हैं, 15 एकड़ की भी स्कीम हो सकती है, लेकिन वहां पर यदि आप प्लेयर बनेंगे
तो एक डोमिनेंट प्लेयर बन करके वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को आप एक तरीके से बूस्ट देंगे। मेरा अनुरोध यही रहेगा सभी परिषद के अभियंताओं से, क्योंकि सारा काम परिषद का आपके हाथ में है, छवि परिषद की और राज्य की और राष्ट्र की सब आपके हाथ में है। और इंजीनियर वैसे भी निर्माता होता है, इंजीनियर शब्द ही एक निर्माता के रूप में देखा जाता है। आप निर्माण करते हो, आप सृजन करते हो, बिना आपके निर्माण और सृजन के कोई चीज संभव नहीं है। तो ये इस दृष्टिकोण से आप देखें। और सबसे मुख्य चीज जो है, एक मैं छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगा। मैं सीईओ हुआ करता था नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नैट्रिप का, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टेस्टिंग के लिए मैकेनिकल जो ऑटो सेक्टर का उसकी भारत में लाने का प्रयास कर रहे थे। 3 साल से वो प्रोजेक्ट बंद था, फेल्ड था। उसको हमने पूरी तरीके से उसको रिवैम्प करके चालू करा के आज के तारीख में सारा उसकी फैसिलिटीज हमने करा दिया। फेल्ड प्रोजेक्ट हमने रिवाइव करा करके उसको चालू करा दिया। उसको सीखने के लिए मैं गया था टोयोटा में, जापान में। तो माउंट फूजी जहां आपने देखा होगा, उसके नीचे एक बहुत बड़ा उनका रिसर्च फैसिलिटी है टोयोटा का। मैंने पूछा वहां पे इंजीनियर से कि ऐसा क्या है जापानी इंजीनियर में कि वो इंजीनियरिंग में इतनी प्रिसीजन है उनका। आप में से जब कभी कोई जापान जाए तो देखेंगे कि उनकी बुलेट ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है तो एक गिलास भर के आप पानी भर दीजिएगा, एक बूंद भी बाहर गिरने लायक न हो उतने तक आप भर के छोड़िए उसको। और ट्रेन स्टार्ट होती है और 400 तक की गति पकड़ लेती है, लेकिन वो ग्लास इधर से उधर नहीं होगी और एक बूंद बाहर नहीं गिरेगा। उतना प्रिसीजन उनका ट्रेन का ट्रैक का टेक्नोलॉजी। मैंने पूछा इसमें कैसे है संभव है कि जापान के लोग ऐसे करते हैं? हमारे यहाँ तो गाड़ी चलते ही गिलास भी गिर जाएगा, पानी का तो पता ही नहीं जाएगा। तो ये स्थिति क्यों है? तो हमने पूछा क्या है, तो बोले कि साहब हमारे यहाँ जो इंजीनियर है वो साइट पे खुद खड़े होकर के अपने सामने कार्य कराता है। ऐसे नहीं किसी ठेकेदार को छोड़ दिया, सीखता है, उसको बताता है, सुपरवाइज करता है। यदि क्वालिटी सही नहीं है तो उसको डिमोलिश कराता है, दोबारा कराता है, अपने सामने कराता है जब वो बन रहा होता है, बाद में नहीं जाता वो देखने। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं चाहूंगा कि आप इंजीनियर्स जो हैं वो इस बात से न घबराए कि हमें फील्ड में जाना पड़ता है, गर्मी है, बारिश है, ठंड है, जाड़ा है, जो भी हमारे यहाँ क्लाइमेट के भी इश्यूज हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जब भी मेन जो काम होता है उस समय आप अपने सामने उसको करा करके अपनी इंजीनियरिंग के जो स्किल्स है उसको आप करें। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शार्पन योर नाइफ। धार दीजिए अपने किस चीज को, अपनी क्षमता को, अपनी जानकारी को, अपने स्किल्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को धार दीजिए। धार कैसे देंगे? जो नया जो चीज हो रहा है, दुनिया भर में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सबसे बेस्ट कहाँ क्या चीज हो रहा है उसके बारे में सोचिए। उसको कैसे मैं अपने कार्य में ला सकता हूँ उसके बारे में मनन करिए और कोशिश करिए। आप 10% भी उसको यदि चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके प्रदेश में जाएगा। कॉस्ट को कैसे कम करें, बेस्ट टेक्नोलॉजी हम कैसे ले आए, इसके बारे में आपको सोचने की आज की तारीख में बहुत बड़ी आवश्यकता है। काडर रिव्यूइंग और ये सब चीज तो ये फॉलो करेगा, लोग मजबूर हो जाएंगे कि नहीं भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इनको तो प्रोत्साहन देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। मैं आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो परिषद के जितने भी अभियंता हैं आगे आने वाले समय में अपना मनोयोग से और पूर्ण निष्ठा से कार्य करके प्रदेश को और देश को सबसे अच्छी कॉलोनीज देना और सबसे अच्छा वातावरण देने में आप अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्रीवास्तव साहब और नई कार्यकारिणी जिसका चयन आज प्रथम सत्र में किया गया है एवं सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित साथियों, आप सभी आए और आपने इस महाधिवेशन को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नई कार्यकारिणी है वो इंजीनियर्स एसोसिएशन के गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगी और न सिर्फ आगे बढ़ाएगी बल्कि नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। जैसा कि सर है कि 26वां महाधिवेशन हमारा 28 सितंबर को संपन्न हुआ है, जिसमें कि
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और महासचिव के पद पर निर्वाचन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में अभिषेक नाथ तिवारी जी, उपाध्यक्ष के रूप में रामलखन जी और महासचिव के रूप में शशांक पांडे जी, इन 3 लोगों का चयन हुआ है। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के श्री नितिन रमेश उपकरण साहब आज उपस्थित हुए और हमने जो उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र जो भी हमारी न्यायोचित मांग है इस पर उनका निर्णय होगा और 3 महीने के अंदर इसको लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर अपने कर्मचारी साथियों को संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर अपना भरोसा रखा और उन लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं उसमें साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रशासन से समन्वय बनाते हुए प्रयास करें। सर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम आंदोलन हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन बहाली के मांग को लेकर हम लोग हमेशा संगठित रहे हैं और जिस भी मंच पर हमारी आवश्यकता रही है हम लोग ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर भाग लिया है और भविष्य में भी हमारा जहाँ पे आह्वान किया जाएगा वहाँ पे हम पुरानी पेंशन